Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of May 2022। तो 31 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि कल जो रिजल्ट आया यूपीएससी का उसका कट ऑफ देखो आप, तो 87 मार्क्स कट ऑफ था। तो देखो कट ऑफ आजकल कम जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा पेपर पे भी डिपेंड करता है खैर कट ऑफ, लेकिन पिछले साल का पेपर इतना टफ नहीं था कि कट ऑफ इतना कम जाए, एंड 87 मार्क्स ही कट ऑफ गया था। तो आई थिंक कि आप बस अच्छे से पेपर लगाइए, जितने क्वेश्चन आपको बनते हैं उतने आप लगाइए। अगर आपके 105, 110, 100 नंबर भी आ रहे होंगे तो एक अच्छा हेल्दी चांस रहेगा आपको क्लियर करने का। तो जितने क्वेश्चन आते हैं उतने अच्छे से आप लगाइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन जिसमें 2 क्वेश्चन में डाउट है, 2 ऑप्शंस में डाउट है, ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ने लगेंगे तो फिर आप हार्डली 20, 30, 35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो जस्ट कीप योर अटेम्प्ट्स फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी में फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हाँ, जब आपको लगे कि यार थोड़े और आपको अटेम्प्ट करने चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जहाँ पे 2 ऑप्शन में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑप्शन में आपको डाउट है। अदरवाइज आप फिर बाकी गेस वर्क और ये बिल्कुल तुक्केबाजी बिल्कुल छोड़ दीजिएगा एग्जाम में। तो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि तुक्केबाजी आपको एग्जाम में नहीं करनी है। जो मैं फैंसी क्वेश्चन बोलता हूँ उनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको नहीं जाना है। नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें एलिमिनेशन लग जाए, ये सारी ट्रिक्स लग जाए, वो अटेम्प्ट आपको करने हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉपर्स एंड ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन। जिन्होंने नहीं भी क्लियर कर पाए हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वो काफ़ी आगे तक इस प्रोसेस में गए। प्रीलिम्स प्लस मेंस, उसके बाद इंटरव्यू देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज एज वेल। एंड जिनका नहीं हो पाया है किसी कारण से प्रीलिम्स में, उनके लिए एक दूसरी अपॉर्चुनिटी अगेन आ गई है ना। तो ये अपॉर्चुनिटी के साथ ये अच्छी बात है कि एक बार जाती है तो दूसरे बार दोबारा आ जाती है। तो जस्ट यूज दैट, ग्रैब दैट, इट ऑलवेज इट टेक्स ओनली 1 गुड अटेम्प्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो आपका वो एक अटेम्प्ट अच्छा वाला जो होगा वो शायद इसी बार हो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला सवाल है दत्तम, कोष्टक रेट। कोष्टक रेट आपने देखा होगा समटाइम सीन इन न्यूज। तो ये कोष्टक रेट क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सेकंड इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, थर्ड इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, फोर्थ इज मनी मार्केट। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेस के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस और सेक्टर। दूसरा है इट इज चार्ज्ड ओवर एंड अबव ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा है असेस कलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर और डाइवर्टेड फॉर अदर पर्पसेस। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज after liberalization, India has undergone structural changes in its economy. In this context, which of the following statements best describe the structural change? आपको बताना है structural change का मतलब क्या है। Options are A, change in demographic characteristics, B, change in the production pattern of basic goods, C, change in the contribution of different sectors of economy, या D, change in labor force participation rate. So these are the 3 questions. I hope you will try to answer these questions in the comment section below. आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके बता दूं, कोष्टक रेट टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है, मैं आंसर बता रहा हूं, लेकिन आप बताइए जरूर आपने कितने सही किए। कोष्टक रेट एक्चुअली में इनिशियल पब्लिक ऑफर से रिलेटेड है, और जब भी कोई आईपीओ एप्लीकेशन रहती है तो इट इज अ रेट एट विच इन्वेस्टर बायज एन आईपीओ एप्लीकेशन बिफोर द लिस्टिंग। तो लिस्टिंग के पहले एक इन्वेस्टर जिस रेट पे आईपीओ एप्लीकेशन को लेता है वो कहलाता है कोष्टक रेट। सो दैट इज नोन एज द कोष्टक रेट। सेकंड क्वेश्चन सेस के रिगार्डिंग था। देखो सेस के रिगार्डिंग जो पहला स्टेटमेंट लिखा है इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सो ये परमानेंट सोर्स नहीं होता है। आपको पता है कि ये जैसे ही आपका काम पूरा हुआ आपको सेस बंद करना होता है। तो ये परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है फॉर द गवर्नमेंट, इट इज अ नॉन परमानेंट सोर्स। इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा जरूर सही है, तीसरा भी सही है कि सेस आप जिस पर्पस के लिए आपने लगाया है आप उसके अलावा उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस। तीसरा सवाल था लिबरलाइजेशन के बाद इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं। स्ट्रक्चरल
चेंजेस का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल चेंज का मतलब यहाँ पे जो है सी ऑप्शन देखिए, चेंज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आपको पता है कि जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया इकोनॉमी के, तो इनका जब चेंज हम करते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमी में, तो वो स्ट्रक्चरल चेंज कहलाता है। सो सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। लेट्स मूव टू द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इंडिया? किस तरीके से आपको बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प कर सकता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है एंड दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू GS4, यानी कि आपका एथिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आंसर करने की कोशिश करिएगा। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। पहली न्यूज है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लीट कर दिया है एक्सकेवेशन वर्क ऑफ नेचीफू टनल। नेचीफू टनल का जो एक्सकेवेशन वर्क है उसका कंप्लीट हुआ है BRO के द्वारा। तो नेचीफू टनल, सबसे पहली बात कहां पर है? नेचीफू टनल आपका अरुणाचल प्रदेश में है और इसको बना रहा है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट वर्तक। अगर आपसे कोई पूछे प्रोजेक्ट वर्तक किसका प्रोजेक्ट है, तो ये BRO का प्रोजेक्ट है। अब BRO आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है जो कि 1960 यानी कि 1960 में बनाई गई थी एंड ये इंडिया में तो जो बॉर्डर एरियाज है वहां रोड का कंस्ट्रक्शन करता ही करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता ही बनाता है, साथ ही जो रिलेटिव एरियाज है वहां पर भी ये बनाने का काम करता है। ठीक है ना, 1960 में बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। नेचीफू टनल अरुणाचल प्रदेश में है और आपका दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड याद रखिएगा कि BRO बॉर्डर एरिया के अलावा जो नेबरिंग कुछ कंट्रीज है वहां पर भी रोड का कंस्ट्रक्शन करती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में करती है। अगर UPSC पूछे आपसे तो याद रखिएगा कि बाहर भी कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकती है। ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ है, इंडिया ने एक इनिशिएटिव ज्वाइन किया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव, जिसका नाम है फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। क्या नाम है इसका? फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। एंड फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन किसने लॉन्च किया है? तो जो USA के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अभी जो डेवोस में हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहाँ पे फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन लॉन्च किया है, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। अब ये क्या है फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन? टू डीकार्बोनाइज द हैवी इंडस्ट्री एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल एमिशन। तो जो हैवी इंडस्ट्री है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 30% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। याद रखिएगा 30% ग्लोबल कार्बन एमिशन केवल आपका हैवी इंडस्ट्री और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होता है। उसको डीकार्बोनाइज करने के लिए एक पहल है जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको इनिशिएट किया है, जिसका नाम क्या है? आपका फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। ठीक है ना, और इंडिया ने इसको ज्वाइन करने की बात कही है। टारगेट इसका यही है कि एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील, ट्रकिंग, इन इंडस्ट्रीज को डीकार्बोनाइज किया जाए, नई रिसर्च करके, नई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके ये करने की कोशिश की जाएगी। अगली न्यूज है, नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिसीज, NFGFHD। तो नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिसीज जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? पुणे में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अब ये फैसिलिटी करेगी क्या? ये आपको याद रखना है कि ये आईसर पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में लोकेटेड है और इसका काम क्या है? इट इज़ वन ऑफ इट्स काइंड लार्ज फैसिलिटी प्रोवाइडिंग टाइमली सप्लाई ऑफ एनिमल मॉडल्स टू रिसर्चर्स स्टडीइंग अ रेंज ऑफ डिसीजेस फ्रॉम कैंसर टू डायबिटीज़। तो यहाँ पे एनिमल मॉडल्स रिसर्चर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे जिनकी स्टडी करके वो अलग अलग जूनोटिक और ये सब डिसीजेस जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। आपको पता है कि जूनोटिक डिसीजेस का बर्डन इस समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मंकी पॉक्स हो, चाहे वो इसके पहले इबोला रहा हो, चाहे वो SARS-CoV-2 रहा हो, है ना। ये सब चीज़ें हमने देखा है, फ्रूट बैट्स और इन सबसे फैलने वाली कैसानूर फॉरेस्ट डिसीज़ हो गया आपका। तो इस तरीके से हमने देखा है कि डिसीजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जूनोटिक डिसीजेस का भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में क्या हो रहा है कि इनको स्टडी करना ज़रूरी है। जो वन हेल्थ वाला आपने पढ़ा होगा कंसेप्ट, वन हेल्थ का कंसेप्ट यही कहता है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है, केवल अकेला आप ह्यूमंस के डिसीजेस को नहीं पढ़ सकते। तो उसी कारण से आपका ये नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिसीज आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट इज द थिंग विच इज लोकेटेड इन आईसर पुणे। आई होप यू विल रिमेंबर इट।
अगली न्यूज़ है ईडी अरेस्ट दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन। तो ईडी ने यहाँ पे अरेस्ट किया है सत्येंद्र जैन को, जो कि हिमाचल प्रदेश के अभी लीडर बनाए गए थे, मतलब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल इनको बनाया गया था। अब 8 साल पुराना कोई केस है जिसको उठा करके ईडी ने इनको अरेस्ट कर दिया, जिसके लिए उनको कहना है कि भाई ये फेक केस है। ईडी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं कि ईडी का और जो ओरिजिन है वो 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में हुआ था, और 2 एक्ट्स हैं जो कि इसके अंतर्गत आते हैं अभी, जिसका वायलेशन को रोकने का काम करता है। एक है फेमा एक्ट 1999 और दूसरा है पीएमएलए 2002। फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999 का, जो कि एक सिविल लॉ है। इट्स अ सिविल लॉ जिसमें कि क्वासी जुडिशियल पावर्स मिल जाती हैं, ईडी के पास रहती हैं। एंड फेमा इज अ सिविल लॉ हैविंग क्वासी जुडिशियल पावर्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्टेड कंट्रावेंशंस ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल लॉज। एक्सचेंज कंट्रोल लॉज का अगर कोई वायलेशन करता है तो उसको फेमा के तहत देखा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको पीएमएल यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है 2002 का एक्ट है, 2002 का एक्ट है, उसके अंतर्गत देखा जाता है। पीएमएलए और फेमा में एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है कि फेमा एक सिविल लॉ है, पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है जिसमें अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना व्यक्ति। तो ईडी को जो अरेस्ट करने की पावर है वो पीएमएलए के अंतर्गत ही है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फैक्ट याद रखेगा। एंड इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में 1956 में बना था और 1957 में फिर इसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम दिया गया। एंड इसको पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था और फिर बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो कि ईडी के बारे में आपको याद रखने हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अगला जो है एडिटोरियल है डोजेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट टू मीट इंडियाज चैलेंजेस। अब यहाँ पे ऑथर ने बात की स्टेट क्राफ्ट की। स्टेट क्राफ्ट मतलब स्टेट को चलाने की जो कला होती है। स्टेट क्राफ्ट में एक्चुअली कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा लिखा है। अर्थशास्त्र जो है अपने आप में एक पूरा स्टेट क्राफ्ट का ही मटेरियल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो थोड़ा बहुत उसकी समरी देख लीजिएगा स्टेट क्राफ्ट की रिगार्डिंग क्या है। और ऑथर ने ये कहा कि देखो लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशंस हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, हमको क्या लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पुलिस एक्शन या फिर मिलिट्री कंट्रोल के थ्रू ही किए जा सकते हैं। बट ऑथर का कहना है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको सबसे अधिक जो ज़रूरी है वो है स्टेट क्राफ्ट होना। स्टेट क्राफ्ट से ही आप इन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे ऑथर ने बताए वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ऑथर ने कहा है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर में आज भी जो है अपहीवल की कंडीशन बनी हुई है। ये इंटरनल सिक्योरिटी का आप डाल दीजिएगा। इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में भी इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक पूछा जाता है, तो इंटरनल सिक्योरिटी लिख करके आगे उसमें जो जो इश्यूज़ हैं वो लिख लीजिए, है ना, ताकि आपको एक वन गो में पता रहे कि इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा तो क्या क्या हमको मेंशन करना है। तो यहाँ पे कश्मीर अपहीवल जो है अपने आप में एक इशू है। पीस स्टिल हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड इन दैट रीजन प्रॉपरली। पीस अभी भी नहीं है। आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी अभी प्रॉपर पीस वहाँ पे नहीं अचीव हुआ है। तो ऑथर का कहना है कि अब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस का काम इतना नहीं जितना स्टेट क्राफ्ट का काम है कि हम किस तरीके से उनको इंडल्ज करते हैं, किस तरीके से इनको अपनी पॉलिसीज़ में मर्ज करते हैं और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम पूरे एक यूनिफाइड इंडिया का विजन लेकर के। तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट इज़ द कश्मीर इशू, ठीक है। दूसरा जो ऑथर ने इशू दिया है वो है द माओइस्ट नक्सलाइट इशू, जो कि आपका पूरा जो प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम के रूप में निकल के आया है। चाहे वो छत्तीसगढ़ का रीजन हो, चाहे झारखंड का रीजन हो, चाहे आपका आंध्र प्रदेश का रीजन रहा हो हिस्टोरिकली, तो ये रीजन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड है। और माओइस्ट जो नक्सलाइट वो है एक आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग भी है, उसके साथ एक आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट भी है उसमें, और जो कि काफ़ी इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट क्राफ्ट का रोल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको आइडियोलॉजी में एक चेंज लाने का कोशिश करना है ना। यू हैव टू मेक चेंज इन आइडियोलॉजी ऑफ सम पर्सन्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे में स्टेट क्राफ्ट किस तरीके से आगे बढ़ती है ना, और किस तरीके से हम उनको इंक्लूड करते हैं, किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं विद आर यूनिफाइड विजन ऑफ दिस इंडिया। तो दैट इज़ द सेकंड इशू विच इज़ देयर इन द न्यूज़। तीसरा जो ऑथर ने बोला है कि भैया यहाँ पे एक तीसरा जो इशू है वो है पंजाब का और नॉर्थ ईस्ट का। पंजाब एंड नॉर्थ, जैसे पंजाब में एक प्रो खालिस्तानी जो कई इंसर्जेंसी कई बार देखा गया, मिलिटेंसी देखी गई है, प्रो खालिस्तानी मिलिटेंसी देखी गई है। एंड उसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में चाहे NSCN का हमने देखा हो, खापलांग ग्रुप का हमने देखा था वायलेंस कितना ज़्यादा, ग्रेटर नागालिम जो बनाने का है ना,
तिपारा लैंड, आपको पता होगा त्रिपुरा का तिपारा लैंड का भी इशू काफ़ी ज़्यादा चलता है। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की सेसेनिस्ट जो टेंडेंसीज़ हैं ये सारे अपने आप में इंटरनल ट्रबल्स क्रिएट करती है इंडिया के लिए, और इनको भी हमको स्टेट क्राफ्ट के थ्रू ही किस तरीके से हमको जो पंजाब में है उसमें किस तरीके से मूवमेंट को सप्रेस करना है, ये बहुत बड़ा इशू है ना। और क्योंकि इनमें आपको पता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, फॉरेन का भी सपोर्ट ऐसे ग्रुप्स में मिलता है, फॉरेन से भी कई ऐसे जो खालिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो इसको हवा दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे में हमको बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि किस तरीके से इनको स्टेट क्राफ्ट की मदद से हम किस तरीके से इनको सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे देखो एक आध ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी लिखे हैं, जैसे द इंसिडेंट अपीयर टू बी लाइक वार्निंग शॉट अक्रॉस द बो बाय बब्बर खालसा इंटरनेशनल विच इज़ द बैकिंग ऑफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ISI तक मदद कर रहा है ये प्रो खालिस्तानीज़ को। जो ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको खालिस्तानी ग्रुप को ISI तक मदद करता है। तो ये सब समझ में आता है कि किस तरीके से हमको वी नीड डेफ्ट स्टेट क्राफ्टमैनशिप टू निप इट इन द बड। तो हमको अगर इसको ख़त्म करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो हमको एक एडेप्ट स्टेट क्राफ्टशिप का हमको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फिर साउथ में का भी ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम्पल ऑथर ने लिखा है कि वहाँ पे भी इश्यूज चल रहे हैं, और वहाँ पे भी एक खतरा है कि LTTE जो लिट्टे था यानी कि लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, उसका दोबारा से कहीं रिसर्जेंस ना हो जाए या उसकी एक्टिविटीज़ दोबारा से ना रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज ना आ जाए। तो इनको भी हमको स्टेट क्राफ्ट्समैनशिप से ही इस इशू को भी दूर करना। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के कहा है कि इट शुड बी एविडेंट दैट स्टेट क्राफ्ट इट इज क्रिटिकल इन फाइंडिंग द लास्टिंग सोल्यूशंस। तो लास्टिंग सोल्यूशन, एवर लास्टिंग सोल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो वो फिर स्टेट क्राफ्टमैनशिप से ही आएंगे, वो बाकी और किसी चीज़ से नहीं आएंगे। तो दिस इज द थिंग दैट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। दूसरे यहाँ पे जो एडिटोरियल है इसमें ऑथर ने जो देखो इस ऑथर ने जो यहाँ पे पूरा एडिटोरियल लिखा है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उसका जो सिर्फ एक क्रक्स आपको पता होना चाहिए। ऑथर ने कहा है कि जो अभी तक सर्वे होते हैं, जो अभी तक ये एजुकेशन रिलेटेड सर्वे होते हैं, उनका एक तो पहला डेटा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं रहता है, डेटा की बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है। और दूसरा ये कि डेटा जो रहता है वो बहुत ज़्यादा टीचर्स को, पेरेंट्स को, इन सबको एक्सक्लूड करके चलता है, लोकल्स को एक्सक्लूड करके चलता है, ठीक है ना। तो उनको इंक्लूड करना चाहिए। जब तक आप लोकल्स को, पेरेंट्स को इंक्लूड नहीं करोगे इस पूरे डेटा मेकिंग में, इस पूरे डेटा कलेक्शन में, तब तक आपको सही डेटा नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, तब तक आप समझ भी नहीं पाओगे कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे दो ही इशूज ऑथर ने बताए। पहला, एक तो डेटा की जो क्वालिटी है दैट इज़ नॉट वेरी गुड, एंड दूसरा जो है कि डेटा में इंक्लूसिव नहीं है डेटा, और डेटा कलेक्ट करने के लिए पेरेंट्स को, टीचर्स को, इन सबको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो ऑथर ने कुल मिलाकर के यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे। एक तो असर रिपोर्ट, आपको पता होगा असर यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि कौन निकालता है? एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रथम नाम की एक संस्था है, एनजीओ है, जो कि निकालता है आपका ये असर रिपोर्ट। और दूसरा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसको कि एनसीईआरटी निकालती है। याद रखिएगा, नेशनल अचीवमेंट सर्वे कौन निकालता है? एनसीईआरटी निकालती है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगला आर्टिकल है ऑफ लंग्स, ट्रीज एंड सिन स्टॉक्स। यहाँ पे जो ऑथर ने बात कही है वो बोला है भैया कि टोबैको कंजम्पशन के कारण जो इंडिया में होने वाला डिसीज बर्डन है प्लस जो डेथ बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। आप सबको पता होगा कि ये देखो यहाँ पे लिखा है, इंडिया द सेकंड ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे अभी रिसेंटली हुआ था। सेकंड ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे एस्टिमेटेड किया गया था, जिसमें 28.6% ऑफ ऑल एडल्ट्स इन इंडिया यूज टोबैको इन 2016-17। सारे एडल्ट्स में से 28.6% एडल्ट इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने टोबैको का इस्तेमाल किया है 2016-17 में। ये चाइना के बाद हाईएस्ट है, चाइना में 42.4% ने किया है। नहीं, चाइना ने कितना किया है परसेंटेज हमको नहीं पता, बट चाइना के बाद ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना। 28.6% में से अगर आप देखें तो उसमें से मेन ज़्यादा हैं जिन्होंने टोबैको कंज्यूम किया है, विमेन का नंबर थोड़ा कम है, ठीक है ना। टोबैको अलग अलग फॉर्म में कंज्यूम होती है इंडिया में। च्युइंग टोबैको होता है, स्मोकिंग होती है, सिगरेट्स के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, ये अलग अलग तरीके हैं। 1987 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मार्क किया था वर्ल्ड नो टोबैको डे टू ब्रिंग अटेंशन टू द इल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको। टोबैको के ऊपर अटेंशन लाने के लिए बेसिकली वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो 1987 में स्टार्ट किया था, ठीक है ना।
तो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है वो आपका 31 मई को होता है। पहली चीज़ तो याद रखना, 1987 से ये स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और वही वाली इस बार का जो टोबैको नो वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो थीम है वो है पॉइजनिंग आर प्लैनेट, टोबैको इज़ पॉइजनिंग आर प्लैनेट। एंड इस बार वही वाली थीम लेकर के चल रहे हैं और किस तरीके से टोबैको कर रहा है। अब आप सबको होता है कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग किल्स, एवरीवन नोज दैट। 2021 में स्मोकिंग किल्ड अबाउट 8 मिलियन पीपल, 8 मिलियन 80 लाख लोगों की जान 2021 में केवल स्मोकिंग के कारण गई है। एंड टोबैको इज़ नॉट जस्ट अ बेन ऑन ह्यूमन हेल्थ। टोबैको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ बस पे नुकसान नहीं कर रहा है, वो ट्रीज़ भी कटे रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अगर टोबैको कंज्यूम आपको करना है तो उसके लिए पेड़ भी काटे जाएंगे, सिगरेट्स बनाने के लिए आपको पता है उनका जो केसेस होते हैं उनको बनाने के लिए, और इसमें भी अपने आप पे बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन, ये सारी चीज़ें होती है जैसे कि कार्बन एमिशन और बढ़ता है। तो मतलब कुल मिलाकर के सिर्फ हेल्थ के ऊपर वो नुकसान नहीं दे रहा है, वो आपका इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहा है, इन्वायरमेंट को भी खतरा पहुंचा रहा है, ठीक है ना। दे पॉल्यूट आर इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बॉडी, दोनों को ही वो पॉल्यूट कर रहे हैं। एंड इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का, जिसकी जो कि लगभग 800 मिलियन केजी एनुअली प्रोड्यूस करता है। एंड अभी अब कंपनीज क्या धीरे धीरे इसके प्रति अब सीरियस हो रही हैं। आप सबको पता है कि डीकार्बनाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, हमको कार्बन न्यूट्रल होना है। तो ऐसे में कंपनीज अब जा करके थोड़ा सा हुई हैं कि भैया किसी तरीके से कार्बन क्रेडिट्स का यूज़ करके या किसी तरीके से और रिसर्च करके हम एलिमिनेट कर सकें, है ना। आपने देखा होगा कि डिजिटल सिगरेट्स और ये सारी चीज़ें, पता नहीं ई सिगरेट्स आ गई हैं, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। तो कुल मिलाकर एफर्ट्स वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एफर्ट्स जो हैं उतनी ज़्यादा नहीं है। और कुल मिलाकर के हमको पूरी एफर्ट ये लगाना है कि किसी भी तरीके से पेड़ों को ना काटा जाए। अगर पेड़ों को काटा जाए तो फिर वही कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन जो एक मेथड है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, मतलब उतने ही पेड़ आपको लगाने हैं, ये सारी चीज़ आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी और इसको स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करवाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है वो बंद हो पाएगा। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये तो पता है आपको कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, मैंने आपको कई बार ये मैप भी दिखाया है और ये भी आपको बताया था कि ये लुहांस्क और ये जो डोनेट्स्क रीजन है, इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो ये आपका यहाँ पे पूरा डॉनबास रीजन कहलाता है। तो लुहांस्क प्लस डोनेट्स्क आपका यहाँ पे क्या कहलाता है, डॉनबास रीजन कहलाता है। और ये क्रीमिया है, और क्रीमिया का ये पोर्ट ज़रूर याद रखना, सेवास्टोपोल। जो पूरी लड़ाई है स्टार्ट हुई थी क्रीमिया वाली, और वो पूरी सेवास्टोपोल के कारण ही स्टार्ट हुई थी। मैंने आपको एक ट्रीटी एक प्रॉब्लम बताई थी रशिया की, जिसको ये आपका ब्लू वाटर क्या बोलते हैं उसको, हाँ वार्म वाटर पोर्ट बोलते हैं। वार्म वाटर पोर्ट मतलब कि रशिया के पास एक भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं है अदर देन दिस सेवास्टोपोल। और वार्म वाटर पोर्ट क्या होता है, जिसका पानी बर्फ़ के फॉर्म में ना रहे, पिघले हुए फॉर्म में रहे, मतलब ताकि उसको शिपिंग में यूज़ किया जा सके। अदरवाइज जितने भी रशिया के पास पोर्ट हैं वो सारे वो जमे हुए रहते हैं आधे आधे साल तक, ठीक है ना। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इंडियाज चेंजिंग गोल पोस्ट ओवर कोल। अब आपको पता होगा कि कोल जो है उसमें हमने कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए ज़रूर कह दिया है, लेकिन कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोल जो है वो बहुत ही एक मतलब इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल है और फ्यूचर में भी रहने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी वो ख़त्म होने वाला है। तो वर्ल्ड की जो 80% रिक्वायरमेंट एनर्जी की वो कोल, नेचुरल गैस और ऑयल के द्वारा पूरी होती है। कोल, नेचुरल गैस और ऑयल, इन तीनों से ही आपका कार्बन एमिशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोल हो चाहे कार्बन, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे ऑयल हो, इन तीनों से ही कार्बन का एमिशन होता है। और 80% वर्ल्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो इन्हीं फ्यूल्स के कारण हो रही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो लगभग 51.5% पावर जनरेशन जो है वो हमारा कोल बेस्ड पावर प्लांट है। वहीं पे नेचुरल गैस देखें तो 6.3% के आसपास हमारे यहाँ होती है। और तीसरी बात जो है रिन्यूएबल एनर्जी, वो 27% के आसपास है। तो मतलब अभी भी अगर देखो तो मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा का जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो अभी कोल रिलेटेड पावर प्लांट से ही हो रहा है। तो ऐसे में कोल को बहुत जल्दी कहना कि कोल को हम बहुत जल्दी हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, वो बहुत ही मुश्किल है। 2040, 45, 47 तक तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2040 to 2050 तक तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो ऑथर ने वही वाली बात बोली कि हमको धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना पड़ेगा। नई इसमें एक दिक्कत ये है, देखो कोल बेस जो है वो आप 12 महीने यूज़ कर सकते हैं पावर प्लांट को, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कहीं ना कहीं आपको पता है वेदर पे डिपेंड करती है ना। विंड, अगर विंड पावर है तो विंड पे डिपेंड करेगी, सोलर पावर है तो सन पे डिपेंड करेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो वाटर पे डिपेंड करेगी। तो ये कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहती हैं। वहीं पर जो कोल है वो आपका 12 महीनों से अप्लाई कर सकता है, जस्ट बिकॉज इट हैज़ वाटर एंड कोल
है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड हमारा जो कोल कंजम्पशन है वो अभी घटेगा नहीं बल्कि इनफैक्ट अभी बढ़ेगा। कोल विल बी अ सिग्निफिकेंट एनर्जी इवन इन 2040, 2040 में भी एक सिग्निफिकेंट एनर्जी रहने वाली है ना। नेचुरल गैस जो है हैज़ बीन डब्ड एज ट्रांजिशन फ्यूल। नेचुरल गैस को एक ट्रांजिशन फ्यूल अपन मान सकते हैं, जिसका भी धीरे धीरे बढ़ा ज़रूर है, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि फाइनेंशियली फिर अनवायबल ना हो जाए। तो ये भी हमको देखना है कि कॉस्ट कंसिडरेशंस भी करने हैं। कोल में हमको ये पता था अभी तक कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है या बहुत इजी सेटअप है, लेकिन अब धीरे धीरे जब कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात है लोग फिर से कोल की तरफ जाएंगे, तो हमको कॉस्ट कंसिडरेशन भी करनी है। वहीं पे ऑथर ने कहा कि पहली बार 2015 के बाद ऐसा हो रहा है कि इस बार कोल जो है वो इंपोर्ट करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कंजम्पशन है, कि शॉर्टेज हो गई है कोल की, है ना। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। अगर कोई है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स रूल्स फॉर फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ने क्या हुआ था कि जो रूल्स हैं, दो रूल्स आए थे। कौन कौन से? एक आया था आपका नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट रेगुलेशन 2021 के, और दूसरा था नेशनल मेडिकल कमीशन कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप। इसमें उन्होंने रूल्स में ये कहा था गवर्नमेंट ने कि भैया पहले तो जो कोई स्टूडेंट है जो बाहर जाता है, यूक्रेन में जाने जाता है, रशिया में जाता है डॉक्टर बनने, उसको पहले तो मिनिमम 54 मंथ्स का एक ग्रेजुएट अंडर एक मेडिकल कोर्स करना पड़ेगा, मिनिमम 54 मंथ्स का। उसके बाद 12 मंथ्स की उसको इंटर्नशिप उसी फॉरेन इंस्टीट्यूट में करना है। तो पहले तो ये 54, 56 और 66 66 ईयर्स तो 66 मंथ तो पहले उसको फॉरेन में करना ही करना पड़ेगा, जिसमें 54 मंथ्स उसका जाएगा 54 मंथ्स उसका जाएगा वहाँ पे एजुकेशन में, और इसके बाद 12 मंथ की इंटर्नशिप। इसके अलावा फिर उसको अगर इंडिया में दोबारा आगे करना है तो फिर 12 मंथ की इंटर्नशिप इंडिया में करनी पड़ेगी उसको नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ। और जो सेकंड ये जो रोटेटिंग कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप कमीशन रेगुलेशन थे 2021 के, इसमें उन्होंने बहुत सारी कंडीशंस लगा रखी है कि किस तरीके से फिर वो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या क्या है। तो लोगों ने लगाया था भाई कि बहुत ज़्यादा कंडीशंस है और ऐसे में हमारा राइट टू एजुकेशन ये सब छिन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, राइट टू प्रैक्टिस आर वोकेशन और ये सारी चीज़ें। तो बट गवर्नमेंट यहाँ पे कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया है कि भैया बिल्कुल सही रेगुलेशंस है। और जो जजमेंट दिया उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि इट इज़ ट्रू दैट इंडिया नीड्स मोर डॉक्टर। हम ज़रूरी है, तो सही बात है कि इंडिया को डॉक्टर्स की ज़रूरत है, बट इट नीड्स रियली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नॉट पर्सन्स ट्रेन्ड बाय इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड टू टेस्ट देयर स्किल्स ओनली इन देयर मदरलैंड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया क्लियर कट होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स मतलब हैं भी ठीक कि नहीं, वो रशियन डॉक्टरों का ज़्यादा भरोसा भी नहीं है ना। तो वहाँ पर जब से जो डॉक्टर आ रहा है तो पहले उसको टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ का मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, फॉरेन में इतना ज़्यादा हाई नहीं है। यहाँ पे जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता वो फॉरेन चले जाते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ के जो डॉक्टर्स की कैपेबिलिटी के बराबर के ही डॉक्टर आएँ, बाहर से भी जो आएँ उनसे कम ना रहें, और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती है। सो 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस रिजेक्ट चाइना सिक्योरिटी पैक्ट। अब चाइना जो था वो एक सिक्योरिटी पैक्ट लेकर के आया था, जिसमें कि वो चाह रहा था कि जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं वो उसको इंक्लूड करें। तो 10 पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, उन्होंने चाइना का जो प्रपोजल था रीजनल सिक्योरिटी का पैक्ट का, रीजनल सिक्योरिटी प्रपोजल जो था उसको हटा दिया है, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 10 पैसिफिक नेशंस ने चाइना के जो सिक्योरिटी प्रपोजल था, सिक्योरिटी में उन्होंने पैसिफिक आइलैंड पुलिस को इन्वॉल्व किया था साइबर सिक्योरिटी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, ताकि मैरीन मैपिंग की जा सके, नेचुरल रिसोर्सेज की मैपिंग की जा सके। वो चाइना का तो पूरा का पूरा जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही ध्यान है, जैसे उसको मिल जाएगा वैसे ही बोलेगा कि अब हमारा है ना। जैसे साउथ चाइना सी को उन्होंने कह दिया हमारा है, वैसा अब उसको भी बोल देगा हमारा है। एंड ये बहुत सारे हैं जिन्होंने मना किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हाँ भी किया है, जिसमें कि पापा न्यू गिनी, समोआ, ये सब हैं जो उन्होंने कहा कि हाँ भैया हम देखते हैं इसको क्या है कैसा है। अदरवाइज 10 पैसिफिक नेशंस ने मना कर दिया है। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।